12 मार्च 1993 शुक्रवार का दिन। मुंबई अपनी रोज की रफ्तार में थी। लोकल ट्रेनें भरी हुई थीं, दफ्तर खुल रहे थे, चाय की दुकानों पर भीड़ थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे। दोपहर के 1:30 हुए थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बाहर खड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक एक धमाका हुआ, इतना जबरदस्त कि आसपास की इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। लोग उछलकर दूर जा गिरे। धुएं का एक काला बादल आसमान में छा गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2.5 घंटे में मुंबई में एक के बाद एक 12 धमाके हुए। एयरपोर्ट, होटल सी रॉक, माहिम कॉजवे, वर्ली, शिवाजी पार्क, सेंचुरी बाजार, झावेरी बाजार, हर जगह तबाही, हर जगह चीखें, हर जगह लाशें। जब शाम हुई तो 257 लोग मर चुके थे, 700 से ज्यादा घायल थे और पूरा देश सदमे में था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, ये किसने किया और कैसे? जब जांच शुरू हुई तो एक नाम सामने आया, एक ऐसा नाम जो मुंबई की गलियों में पला था, जो कभी इसी शहर का था, लेकिन अब वो दुनिया के सबसे खतरनाक भगोड़ों में से एक था, दाऊद इब्राहिम। और आज हम आपको वो पूरी कहानी बताएंगे जो सिर्फ 1993 की नहीं है। ये कहानी है उस नेटवर्क की जो 1993 में बना, जो आज भी चल रहा है और जो आज भी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 1955, मुंबई का डोंगरी इलाका, एक छोटी सी गली, एक छोटा सा घर, और उस घर में पैदा हुआ एक लड़का, दाऊद इब्राहिम कासकर। बाप का नाम था इब्राहिम कासकर, मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल, यानी दाऊद पुलिस वाले का बेटा था। लेकिन डोंगरी की गलियों में कानून से ज्यादा गुंडागर्दी का राज चलता था और दाऊद बचपन से उन्हीं गलियों में पला। किशोरावस्था में ही दाऊद ने छोटे छोटे अपराध शुरू किए। फिर उसकी मुलाकात हुई हाजी मस्तान से, मुंबई का पहला बड़ा डॉन। दाऊद ने हाजी मस्तान से तस्करी के गुर सीखे। 1980 के दशक तक दाऊद मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। उसका नेटवर्क था सोने की तस्करी, हवाला, सुपारी किलिंग और रियल एस्टेट। लेकिन 1986 में एक घटना हुई जिसने दाऊद की जिंदगी बदल दी। दाऊद के बड़े भाई शाबिर को प्रतिद्वंदी गैंग ने मार दिया। दाऊद ने बदला लिया, कई हत्याएं हुईं। मुंबई पुलिस ने दाऊद पर शिकंजा कसना शुरू किया और 1986 में दाऊद मुंबई छोड़कर दुबई भाग गया। दुबई में दाऊद ने एक नई दुनिया बनाई। 1980 के दशक में दुबई अभी वो चमकता हुआ शहर नहीं था जो आज है। उस वक्त वहां के कानून कमजोर थे, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कम थी और इसीलिए वो दुनिया के अपराधियों की पसंदीदा जगह थी। दाऊद ने दुबई में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था व्हाइट हाउस। ये एक रियल एस्टेट कंपनी थी ऊपर से, लेकिन अंदर से ये हवाला नेटवर्क का केंद्र था। दाऊद ने दुबई में बॉलीवुड से संपर्क बनाए, फिल्मों की फंडिंग शुरू की। इससे उसे 2 फायदे हुए, पैसा सफेद करने का जरिया मिला और बॉलीवुड में रसूख मिला। 1980 के अंत तक दाऊद का नेटवर्क सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था। भारत, पाकिस्तान, यूएई, यूके, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, हर जगह उसके आदमी थे। लेकिन 1992 में एक ऐसी घटना हुई जिसने दाऊद को एक गैंगस्टर से एक आतंकवादी बना दिया। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। इसके बाद पूरे देश में दंगे भड़के। मुंबई में भी भयानक हिंसा हुई। जनवरी 1993 तक मुंबई में 900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। दाऊद दुबई में बैठकर यह सब देख रहा था और यहीं पर आईएसआई ने दाऊद के पास अपना दूत भेजा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पहले से दाऊद पर नजर रखे हुए थी। वो जानती थी कि दाऊद का नेटवर्क भारत के अंदर कितना गहरा है। आईएसआई ने दाऊद को एक प्रस्ताव दिया, पैसा, हथियार और सुरक्षा। बदले में मुंबई में तबाही। दाऊद राजी हो गया और यहां से शुरू हुई 1993 मुंबई ब्लास्ट की प्लानिंग। दाऊद के सबसे करीबी साथी थे टाइगर मेमन, पूरा नाम याकूब अब्दुल रजाक मेमन, मुंबई का एक कस्टम ब्रोकर जिसका परिवार मुंबई में रहता था और जो दाऊद का सबसे भरोसेमंद ऑपरेटिव था। टाइगर मेमन ने पूरी प्लानिंग की जिम्मेदारी ली। सबसे पहले हथियारों की तस्करी की गई। RDX, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, दुनिया के सबसे ताकतवर विस्फोटकों में से एक। ISI ने पाकिस्तान से RDX की खेप तैयार की। ये RDX समुद्री रास्ते से गुजरात के रास्ते रायगढ़, महाराष्ट्र के तट पर उतारा गया। जनवरी-फरवरी 1993 में कई बार छोटी छोटी नावों में समुद्र के रास्ते RDX भारत में लाया गया। इसके बाद ट्रेनिंग हुई। टाइगर मेमन ने मुंबई और बाहर से कई लोगों को रिक्रूट किया। इन्हें पाकिस्तान ले जाया गया। वहां ISI के ट्रेनिंग कैंप में इन्हें बॉम्ब बनाना, गाड़ियों में छुपाना और टाइमिंग सेट करना सिखाया गया। फिर 12 टारगेट्स चुने गए, हर टारगेट के लिए एक गाड़ी।
हर गाड़ी में RDX से भरा स्कूटर या कार बूट, और हर गाड़ी के लिए एक ड्राइवर जो गाड़ी पार्क करके चला जाएगा। टाइगर मेमन ने यह सब खुद कोऑर्डिनेट किया मुंबई में रहकर, और 12 मार्च 1993 को वो दिन आया। दोपहर 1:30 पर पहला धमाका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ। BSE की पार्किंग में रखी गाड़ी के बूट में था 30 किलो RDX। इमारत की निचली मंजिलें तबाह, 50 से ज्यादा लोग मौके पर मरे। 1:35 पर एयर इंडिया बिल्डिंग नरीमन पॉइंट पर धमाका। 1:45 पर सेंचुरी बाजार वर्ली में धमाका हुआ, जो मुंबई का एक व्यस्त बाजार था। दोपहर को वहां सैकड़ों लोग थे। इस एक धमाके में 113 लोग मारे गए। ये एक धमाके में सबसे ज्यादा मौतें थीं। 2 बजे झावेरी बाजार में धमाका हुआ। मुंबई के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट में धमाके के बाद सोने की दुकानों में आग लग गई। 2:15 बजे माहिम कॉजवे, होटल सी रॉक और प्लाजा सिनेमा में एक के बाद एक धमाके, जैसे मुंबई पर किसी ने बम की बारिश कर दी हो। और 2:30 बजे आखिरी धमाका शिवाजी पार्क के पास हुआ। 2.5 घंटे में 12 धमाके, 257 मौतें, 713 घायल, 27 करोड़ की संपत्ति नष्ट। जब रात हुई तो मुंबई एक युद्ध क्षेत्र लग रहा था। CBI और मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। पहला बड़ा सुराग मिला रायगढ़ के समुद्री तट से। स्थानीय लोगों ने बताया कि जनवरी-फरवरी में रात को नावें आती थीं, सामान उतरता था और लोग चले जाते थे। जांचकर्ताओं को तट पर एक अधूरा एक्सप्लोजिव्स का कंटेनर मिला। उससे ट्रेस किया गया पाकिस्तान तक। पहली बड़ी गिरफ्तारी याकूब मेमन की हुई, टाइगर मेमन का भाई। याकूब ने अपने पूरे परिवार को लेकर दुबई भागने की कोशिश की थी, लेकिन नेपाल के रास्ते भारत वापस आने पर 1994 में काठमांडू एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। याकूब मेमन के मामले पर बाद में बहुत विवाद हुआ और 2015 में उसे फांसी दी गई। टाइगर मेमन आज भी फरार है और दाऊद इब्राहिम कभी पकड़ा नहीं गया। 1993 के बाद दाऊद दुबई से पाकिस्तान चला गया। भारत सरकार ने कई बार पाकिस्तान से मांग की कि दाऊद को सौंपो। पाकिस्तान का हमेशा एक ही जवाब रहा, दाऊद हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन 2003 में अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने दाऊद इब्राहिम को ऑफिशियली ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया और उनके लिस्ट में पता लिखा, कराची, पाकिस्तान। यानी अमेरिका ने खुद कंफर्म किया कि दाऊद पाकिस्तान में है। 2020 में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान पर दबाव डाला। तब पाकिस्तान ने पहली बार माना कि दाऊद का नाम उनकी टेररिस्ट लिस्ट में है। यानी इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान ने माना कि दाऊद उनके यहाँ है। माना जाता है कि दाऊद कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता है। उसके पास ISI की सुरक्षा है, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और उसके पास एक नेटवर्क है जो आज भी चल रहा है। दाऊद के नेटवर्क को कहते हैं डी कंपनी। ये सिर्फ एक गैंग नहीं है, ये एक बहुराष्ट्रीय अपराध संगठन है जिसके ऑपरेशंस आज भी चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हवाला नेटवर्क की। हवाला वो सिस्टम है जिसमें पैसा फिजिकली ट्रांसफर नहीं होता। एक देश में पैसा दो, दूसरे देश में लो, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई ट्रेस नहीं। डी कंपनी का हवाला नेटवर्क आज भी काम करता है मुंबई, दुबई, कराची, लंदन और शारजाह में। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई बार इस नेटवर्क के ऑपरेटर्स को पकड़ा है, लेकिन नेटवर्क बंद नहीं हुआ। एक ऑपरेटर पकड़ा जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। दूसरा काम है ड्रग्स तस्करी। अफगानिस्तान में पैदा होने वाली अफीम पाकिस्तान के रास्ते, समुद्री रास्ते से भारत और यूरोप तक पहुंचती है। डी कंपनी इस पूरी चेन का एक अहम हिस्सा है। UN की रिपोर्ट्स में कई बार डी कंपनी के ड्रग नेटवर्क का जिक्र आया है। तीसरा और सबसे खतरनाक पहलू है ISI के साथ उसका गठबंधन। 1993 के बाद दाऊद और ISI का रिश्ता और गहरा हो गया। डी कंपनी ने कई बार ISI के लिए लॉजिस्टिक्स का काम किया, पैसे की आवाजाही, हथियारों की तस्करी और भारत के अंदर स्लीपर सेल्स को फंड्स पहुंचाना। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कई चार्जशीट्स में यह सामने आया है कि आतंकवादी हमलों के लिए फंडिंग डी कंपनी के हवाला नेटवर्क के जरिए आई। 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों की जांच में भी डी कंपनी के कनेक्शन सामने आए थे। अब सोचिए, एक आदमी जो 1986 में मुंबई से भागा, जो 1993 में मुंबई को तबाह करने का जिम्मेदार है, जो 30 साल से पाकिस्तान में बैठा है और जिसे न भारत पकड़ पाया, न अमेरिका, न इंटरपोल। ऐसा क्यों? इसका जवाब छुपा है उस भूमिका में जो दाऊद ISI के लिए निभाता है। दाऊद सिर्फ एक अपराधी नहीं है, वो ISI के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। उसके जरिए ISI भारत के अंदर पैसा भेजती है,
उसके जरिए आईएसआई एंटी इंडिया ऑपरेशंस को फंड करती है, और जब तक दाऊद आईएसआई के लिए यूजफुल है, आईएसआई उसे पाकिस्तान में सुरक्षित रखेगी। यही वो सबसे बड़ी दीवार है जो दाऊद और न्याय के बीच खड़ी है। रॉ ने कई बार दाऊद को खत्म करने या पकड़ने की कोशिश की। 1990s के दशक में एक ऑपरेशन प्लान किया गया था जिसमें दाऊद को दुबई में ही न्यूट्रलाइज करने की योजना थी, लेकिन डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से वो ऑपरेशन रोकना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2003 के आसपास भी एक कोवर्ट मिशन की प्लानिंग हुई, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आई। इंटरपोल ने दाऊद के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया हुआ है, लेकिन रेड नोटिस सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है। इसे एनफोर्स करने की जिम्मेदारी उस देश की होती है जहां वो व्यक्ति है, और पाकिस्तान ने कभी उस रिक्वेस्ट को नहीं माना। आज दाऊद की उम्र करीब 68-69 साल है। खबरें आती रहती हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी हार्ट अटैक की खबर आती है, कभी किसी और बीमारी की, लेकिन इनमें से कोई भी खबर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई। डी कंपनी आज भी चल रही है। दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम को उसका नेटवर्क संभालने वाला माना जाता है। कई लेफ्टिनेंट हैं जो अलग अलग देशों में ऑपरेशंस हैंडल करते हैं। नेटवर्क इतना डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है कि अगर कोई एक हिस्सा पकड़ा भी जाए तो बाकी हिस्से चलते रहते हैं। 12 मार्च 1993 को जो 257 लोग मरे, उनके परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। बहुत से आरोपियों को सजा हुई, याकूब मेमन को फांसी हुई, लेकिन जिसने ये सब प्लान किया, जिसने आदेश दिया, वो आज भी आजाद है। ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां राजनीति न्याय के रास्ते में आ जाती है, जहां एक देश दूसरे देश के सबसे वांटेड आतंकवादी को शरण देता है, और जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून उन लोगों पर काम नहीं करता जिन्हें पावरफुल कंट्रीज का समर्थन मिला हुआ हो। दाऊद इब्राहिम की कहानी खत्म नहीं हुई है, और जब तक डी कंपनी चलती रहेगी, 12 मार्च 1993 के जख्म भी भरे नहीं कहे जा सकते। मुंबई ने वो दिन नहीं भुलाया, और हमें भी नहीं भूलना चाहिए।